नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर है उसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्लास 8 सोशल साइंस का लास्ट चैप्टर है ये, न्यू एनसीईआरटी का। तो पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो एवरी प्रोडक्ट वी यूज, तो कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे वो क्लॉथ हो गया, बैग हो गया, फर्नीचर हो गया, फोन हो गए, ठीक है। तो एक प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू ये अंडरगो करता है। एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिससे ये बनता है, जिससे प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स रिसोर्सेज और इनपुट्स, और ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसमें कुछ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। कुछ जिसको इनपुट्स कहा जाता है, इनपुट इन्वॉल्व होते हैं, इनपुट चाहिए होते हैं, और उन्हीं इनपुट्स को क्या कहा जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए क्लॉथ बन रहा है, तो क्लॉथ के लिए क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ स्टील का जो आपने चेन देखी होगी वो चाहिए। ऐसे ही बैग्स में भी है, ऐसे ही फर्नीचर में भी है, ऐसे ही फोन्स में भी है। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और उसके साथ ही साथ क्या है, लेबर। क्योंकि लेबर नहीं होगा तो काम कौन करेगा। उसके साथ एक और बात आएगी, मशीन। मशीन होगी तभी लेबर मशीन चलाएगा और काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। एग्जाम्पल, द दीज इनपुट्स आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और इसी इनपुट से क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए गए, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मीट रत्ना, तो एक रत्ना लेडी दी गई है। हु रन्स अ स्मॉल रेस्टोरेंट, तो एक स्मॉल रेस्टोरेंट टाइप का है, वो रन करती हैं, चलाती हैं। और उस रेस्टोरेंट का नाम है पॉज पॉइंट। तो स्टार्ट हर बिजनेस, तो अपना बिजनेस उन्होंने स्टार्ट करने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी। जैसे लैंड रिक्वायर्ड था रेस्टोरेंट के लिए, बिना लैंड के तो रेस्टोरेंट बन नहीं जाएगा। मनी कैपिटल फॉर रेंट एंड इक्विपमेंट, तो देखिए अगर कोई इक्विपमेंट खरीदना है, रेंट देना है, उसके लिए मनी चाहिए। तो कैपिटल जो है वो दूसरे तरीके का एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो गया, वो भी चाहिए। तीसरा, लेबर और वर्कर्स, अब अकेले ही सारा काम तो कर नहीं लेंगे, उनको कुछ ना कुछ काम करने के लिए आदमी चाहिए होंगे, लोग चाहिए होंगे। तो लेबर हो गए वो। हर ओन इनिशिएटिव, अब क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है तो इसलिए उनको कहा गया है एंटरप्रेन्योर कहा गया। और इस इनिशिएटिव लेने के लिए उनको क्या कहा गया, मतलब इस प्रॉपर्टी को कहा गया एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। बिजनेस कंबाइन दिस इनपुट्स, अब फिर बिजनेस होएगा और ये सारे के सारे इनपुट जो हैं ऊपर जो लिखे थे वो सारे कंबाइन होंगे, और एक गुड्स और सर्विसेज क्रिएट होंगी, जनरेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो इससे दो चीजें होंगी, पहला क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी, और दूसरा जॉब एक्टिविटी, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए लेबर चाहिए, अब जब लेबर चाहिए तो लेबर जो होंगे उनको जॉब मिलेंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे बढ़ेंगी, क्योंकि इनकी दुकान में कोई आएगा, पैसा खर्चा करेगा, इनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनको पास पैसा मिलेगा। तो ये जहाँ से रॉ मटेरियल ले रहे हैं वहां से रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं, इसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रन करती रहती हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब ये टाइप क्या क्या होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट कैन ऑब्जर्व इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन देयर लोकल एरिया, तो कोई भी अपने लोकल एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देख सकता है। जैसे क्या क्या हो सकती है, जैसे ग्रोसरी शॉप्स हो सकती हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा अनाज मिलता है, गेहूँ चावल मिलता है, मिल्क मिलता है, ब्रेड मिलता है, तो ये सब ग्रोसरी शॉप्स हो गई, ठीक है। अब तो ये ऑनलाइन भी आ गया है वैसे, जैसे आपने सुना होगा इंस्टामार्ट सुना होगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी ग्रोफर हैं, बहुत सारे हैं। रेस्टोरेंट या फूड स्टॉल जो होती हैं ये क्या करती हैं, सर्व मील सर्व करती हैं, स्नैक्स सर्व करती हैं, बेवरेजेस सर्व करती हैं। तो ये भी क्या एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से वेजिटेबल वेंडर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल है। मोबाइल शॉप जो होती है, चाहे वो रिपेयर कर रही हो मोबाइल या नया मोबाइल दे रही हो, एक्सेसरीज बेच रही हो, तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। सलून्स, पार्लर्स, ये सब भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ही एग्जाम्पल है। अब हर एक बिजनेस में आप क्या देखेंगे, अलग अलग तरीके के इनपुट्स यूज होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, टूल्स यूज हो रहे हैं, स्किल यूज हो रही है, और स्पेस यूज हो रही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। अब जैसे सैलून और पार्लर है, इसके जो रॉ मटेरियल होंगे वो अलग होंगे। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जिसने वेजिटेबल मोबाइल रिपेयर शॉप खोली है, तो इसके जो इनपुट्स होंगे, रॉ मटेरियल हो गया, टूल्स होंगे, वो अलग होंगे, सेम तो हो नहीं सकते, ठीक है। फोर मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या क्या है, ये मेजर है याद रखिएगा, कुछ माइनर भी होते हैं, उनको हम लोग को नहीं डिस्कस करना है, केवल मेजर फैक्टर्स को डिस्कस करना है। तो मेजर फैक्टर में पहला आ जाएगा लैंड। अब लैंड जो है नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, लैंड नेचुरल रिसोर्स है, बात याद रखिएगा। इसके बाद लेबर है, लेबर को क्या कहा गया, ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। तो ह्यूमन, तो पहला नेचुरल रिसोर्स चाहिए होता है, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है, तीसरा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, मैन मेड एसेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे पैसा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज हो गई, तो कैपिटल में आ जाएगा।
एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन और इनोवेशन से रिलेटेड है। ये किसी पर्सन के अंदर क्वालिटी होती है कि वो रिस्क ले सके, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, वही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, ठीक है? नौकरी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर मान लीजिए 50,000 रुपये तनख्वाह आपको हर महीने मिल रही है। आपको क्या लगता है कि मैं नौकरी छोड़ दूं और नौकरी के बाद, क्योंकि मेरे पास इतना मान लीजिए 4 लाख रुपए आपके पास सेविंग हो गई है, और आप सोचते हैं मैं एक नया एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो आपने रिस्क ली। क्या रिस्क ली? पहला आपने नौकरी छोड़ी, और दूसरा आपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एक नया बिजनेस मॉडल को सेटअप करने के लिए। अब जो रिस्क ले रहा है इसीलिए उसको इंट्राप्रेन्योर कहा गया, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया? इंट्राप्रेन्योरशिप कहा गया। टेक्नोलॉजी एक्ट्स एज फैसिलिटेटर, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है चारों में? टेक्नोलॉजी हेल्प प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एफिशिएंटली यूजिंग द सेम और फ्यूअर इनपुट्स, मतलब कम इनपुट लगा के भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। जैसे लैंड हो गया, लैंड आपको पता है नेचुरल रिसोर्स है। अब यहाँ पे लैंड आप देखेंगे तो केवल ज्योग्राफिकल लैंड नहीं है, बट ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स की बात हो रही है, जैसे सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, सनलाइट हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया। तो ये सब किस में इंक्लूड हुआ है? लैंड में ही इंक्लूड हुआ है। तो ये सब एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगा। दीज आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर, भी नेचर से मिला है तो इसीलिए इसको गिफ्ट ऑफ नेचर कहा गया। एसेंशियल होता है प्रोडक्शन के लिए, आपको पता ही है। बिजनेसेस आइदर परचेज और पे रेंट टू यूज लैंड, तो या तो लैंड को परचेज कर लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, ठीक है? वहां पर सॉयल है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं, इन सबको खरीद लेंगे, या थोड़ा बहुत जो रेंट होगा वो देंगे। एग्जाम्पल, लैंड फॉर रेस्टोरेंट या शॉप, तो लैंड जो होता है रेस्टोरेंट के लिए या शॉप के लिए आपने ली, तो वो एक हो गया। फॉरेस्ट टिम्बर के लिए, अब जैसे मान लिया टिम्बर का किसी बिजनेस करना है तो उसको फॉरेस्ट चाहिए, तो फॉरेस्ट आपने खरीद लिया या रेंट पे ले लिया। मिनरल्स हो गए इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे मान लीजिए आपको आयरन ओर चाहिए, आयरन चाहिए, तो आयरन के लिए आपको क्या चाहिए? आयरन का ओर चाहिए, ठीक है? अब इसकी फिर रिफाइनिंग होगी और पूरी एक इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी, तो उसके लिए मिनरल्स की जरूरत होती है और मिनरल आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, लेबर की बात करते हैं। तो पहला आपने देखा लैंड हो गया, दूसरा हो जाएगा लेबर। अब लेबर क्या है? एक ह्यूमन रिसोर्स है, रिफर्स टू फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। देखिए अब यहाँ पर लेबर को आप ये मत सोचिएगा कि बहुत गरीब दुखियारी टाइप का आपको देखने को मिले। लेबर का मतलब वो नहीं होता जो हम लोग सोचते हैं। लेबर मतलब हम लोग अगर डेली लाइफ में देखें, लेबर उसको समझते हैं जो केवल काम कर रहा होता है, जिसको कोई स्किल नहीं होती है, केवल वो मजदूरों वाला काम कर रहा होता है, वो केवल लेबर नहीं होता है। लेबर के अंदर फिजिकल और मेंटल एफर्ट दोनों की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है? चाहे फार्मर हो गया जिसको किसान कहेंगे, टीचर हो गए ये भी लेबर है, कारपेंटर्स भी लेबर है, इंजीनियर भी सोचिए लेबर है, डॉक्टर्स भी लेबर हैं। बस सबका जो टाइप है वो अलग अलग है, सबके काम अलग है, लेकिन है सबके सब क्या? लेबर, ठीक है? ईच पर्सन कंट्रीब्यूट डिफरेंटली थ्रू देयर नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड स्किल। सबके पास अलग अलग तरीके की नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, स्किल है, तो उस तरीके से वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, तो डॉक्टर से अगर कह दिया जाए कि फार्मर का काम कर लो तो नहीं कर पाएगा, या फार्मर से कह दिया जाए डॉक्टर का काम कर लो तो नहीं कर पाएगा। तो सब लोग अपने अपने काम में अच्छे हैं, सब लोग अपने अपने काम में स्किल्ड हैं, तो इसीलिए सबके काम अलग अलग हैं, लेकिन सब हैं लेबर ही, ठीक है? अब बात करते हैं पीपल एज अ रिसोर्स। तो पीपल रिसोर्स कैसे हो सकते हैं ये बताया गया है इसमें। तो ह्यूमन आर की टू प्रोडक्शन एज दे यूज नॉलेज। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? अपनी नॉलेज को यूज करते हैं, स्किल्स को यूज करते हैं, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को यूज करते हैं, जिससे अच्छी गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट किया जाता है। तो ह्यूमन के पास ये कैपेसिटी है कि ये ऐसे ऐसे मतलब नॉलेज को, स्किल को यूज करके अच्छी गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है। लेबर का मतलब क्या होता है? फिजिकल और मेंटल एफर्ट जो दोनों कर रहा है उसको लेबर कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल कब हो जाती है? तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब यह है कि ह्यूमन के अंदर स्किल्स आ गई, नॉलेज आ गई, ट्रेनिंग आ गई, एफिशिएंसी आ गई, तो वो ह्यूमन जो था वो ह्यूमन रिसोर्स बन गया या ह्यूमन कैपिटल बन गया। फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, तो मतलब ये बताया गया है इसमें कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो एक अच्छा रिसोर्स या कैपिटल कैसे बन सकता है, तो ह्यूमन कैपिटल कैसे बन सकता है? तो पहला तो ये है कि उसकी अच्छी खासी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी खासी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसमें ही दिया गया है, डेवलप नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने की स्किल अगर उस पर्सन के अंदर डेवलप कर दी गई, तो इसका मतलब वो पर्सन एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा।
एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लर्न डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉर बिल्डिंग रोड्स एंड ब्रिजेस। तो रोड्स और ब्रिजेस को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिजाइन प्रिंसिपल समझाए जाते हैं। ट्रेनिंग गिव्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब देखिए, पहला तो हो गया आपको थियोरेटिकल नॉलेज दी गई, दूसरा क्या है, ट्रेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देती है, हैंड ऑन स्किल्स देती है। तो पहला तो हो गया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दूसरा क्या है, ह्यूमन कैपिटल तब अच्छा हो सकता है जब हेल्थ केयर अच्छा होगा, क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं अच्छी होगी तो वो उसका माइंड भी ठीक से काम नहीं करेगा, कोई भी डिसीजन वो नहीं ले पाएगा, और वो कैपिटल जो बनना चाहिए था वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, वो एक एसेट की जगह क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा सरकार के लिए। गुड हेल्थ इंप्रूव्स लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी। तो गुड हेल्थ क्या करता है, लर्निंग और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। हेल्दी वर्कर जो होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड में कहा गया सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्क कल्चर इफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी। देखिए, वर्क कल्चर कैसा है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करता है, वो प्रोडक्टिविटी को बताता है कि उस पर्सन की प्रोडक्टिविटी कैसी होगी। एग्जाम्पल दिया गया जापान काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करता है ये। जर्मनी का वर्क एथिक जो है वो पंक्चुअलिटी की बात करता है, प्रिसिशन की बात करता है। भारत में अगर आप देखेंगे, ज्यादातर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में क्या देखने को मिलता है, वर्क एथिक कैसा है, काम पड़ा है लेकिन काम करना नहीं है। और काम करना है तो उसके लिए सरकार जो तनख्वाह दे रही है उससे काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। ये वर्क एथिक्स होते हैं जो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स में तो फिलहाल देखने को नहीं मिलते हैं ज्यादातर केसेस में। और प्राइवेट की बात करी जाए, मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हैं, तो आपसे क्या क्या कहा जाएगा कि 8 घंटे की आपकी शिफ्ट है और आपसे 10 घंटे काम कराया जाएगा। ठीक है, 10 घंटे काम कराया जाएगा। अब सरकारी वाले को अगर 10 घंटे काम करने के 50,000 रुपये मिल रहे थे, तो आपको प्राइवेट वाला क्या करेगा, 20,000 में ही उतना काम करवाएगा। तो ये भी एक खराब चीज है, कैपिटलिज्म यही है कि जो सारा पैसा आ रहा है वो केवल कुछ ही लोगों के पास जा रहा है, जो वर्कर्स हैं उनके पास नहीं जा रहा है। अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के लिए चैलेंजेस क्या है इंडिया में, मेनली इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्पाइट प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस तो हुई है, इंडिया फेसेस इश्यूज सच एज अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर। तो देखिए, अभी भी आप अगर देखेंगे भारत में एजुकेशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, इक्वल एक्सेस लोगों के पास नहीं है। जो अमीर है वो इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को कि वहाँ पे एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है, अलग अलग तरीके से एजुकेशन कराई जाती है। ठीक है, और जो अभी भी मजदूर वर्ग है, जो लेबर सेक्टर है, जो निम्न लेबर सेक्टर है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, और सरकारी स्कूलों में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स भी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कोई मतलब नहीं है, तो ये सारी चीजें बड़ी गड़बड़ है। हेल्थ केयर में भी आप सेम चीज देख सकते हैं, आप जिस भी शहर या गांव में रहते होंगे तो देखते होंगे गांव के लोग किधर आते हैं, शहरों की तरफ आते हैं, और उनको बहुत बड़े बड़े अस्पताल नहीं मिल पाते क्योंकि बड़े बड़े अस्पताल जो है बहुत महंगे हैं। लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें फीस नहीं पड़ती है, तो गरीबों को मतलब बिना सोचे समझे वहीं जाना पड़ता है। लेकिन जो अमीर है, जो रिच पर्सन है, उनके लिए बड़े बड़े अस्पताल खुले हुए हैं, बिल्कुल 5 स्टार वाली वहाँ पे सुविधा रहती है। और इसीलिए इसको कहा गया अनइक्वल एक्सेस है एजुकेशन का और हेल्थ केयर का। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, इसके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं जिससे इक्वल एक्सेस दिया जा सके एजुकेशन में। जैसे आरटीई नाम की स्कीम है, राइट टू एजुकेशन, ये दिया गया है। हेल्थ केयर में आप देखेंगे इस समय आयुष्मान भारत नाम की एक स्कीम स्टार्ट करी गई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ गड़बड़ है, अच्छा भी हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। स्किल गैप्स इन दी वर्क फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे पास पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्किल्ड नहीं है, इलिटरेट है। ठीक है, मतलब वो अनस्किल्ड लेबर्स हैं। तो अगर स्किल हो जाएगी, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मिस्त्री और जो लेबर होता है, मिस्त्री जो होता है वो एक दिन में 600 रुपये लेता है। क्यों 600 रुपये ले रहा है, क्योंकि उसके पास स्किल है। और जो लेबर है वो कितने ले रहा है, 350 रुपये ले रहा है। तो काम ज़्यादा कौन कर रहा है, लेबर कर रहा है, लेकिन पैसा ज्यादा किसको मिल रहा है, मिस्त्री को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास स्किल है। तो अगर यही लेबर को सरकार क्या कर दे, स्किल प्रोवाइड कर दे, तो आज ये 350 कमा रहा था तो कल ये कितना कमाने लग जाएगा, 600 रुपये कमाने लग जाएगा। तो ये स्किल की अहमियत होती है। एडल्ट लिटरेसी की बात करी जाए 2023 में मेल में कितनी थी, 85% थी। फीमेल में क्या है, 70% है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गैप दिखाई पड़ रहा है 15% का। और अभी भी वुमेन में या मेल में भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा लिटरेसी अभी भी नहीं हो पाई है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये बहुत अच्छी चीज है जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कि हमारी जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उसमें यूथ का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। 65% ऑफ इंडियंस आर बिलो 35 ईयर्स। तो इकोनॉमिक सर्वे की 2024 की रिपोर्ट है, जिसमें क्या कहा गया, 65% इंडियंस ऐसे हैं जिनकी एज 35 ईयर्स से कम है। अब 35 ईयर से कम अगर एज होगी तो देखिए इनकी हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, इनके पास एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा काम कर सकते हैं और ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडिया में। टू यूटिलाइज दिस एडवांटेज क्वालिटी, लेकिन इसके लिए चाहिए क्या, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये सब एसेंशियल है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं रही है, एजुकेशन मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, ट्रेनिंग लेना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दिमाग दूसरी चीजों में लगा हुआ है, पढ़ाई लिखाई में किसका दिमाग लगता है, ठीक है, ट्रेनिंग करना नहीं चाह रहे हैं किसी चीज की, कि कर लें ट्रेनिंग तो कोई ना कोई उनको जॉब आसानी से मिल सके, ठीक है। और सबसे बड़ा आजकल जो नुकसान हो गया है वो इंटरनेट का है, कि इंटरनेट का मिसयूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है। इंडियाज एंशियंट स्किल हेरिटेज, तो स्किल हेरिटेज की जो, मतलब इंडिया की एंशियंट स्किल हेरिटेज रही है वो क्या रही है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एंशियंट इंडियन व्यूड वर्क एज वर्शिप, तो हम लोग, मतलब भारत में सबसे पुरा पहले से ही क्या माना जाता था, कर्म ही पूजा है, मतलब पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कर्म कर रहे हो अच्छे तो वही आपकी पूजा है, ठीक है। कंबाइंड आर्ट एंड नॉलेज, तो आर्ट और नॉलेज को कंबाइंड करके हम लोग देखते थे। शिल्प शास्त्र की बात करी जाए तो एंशियंट टेक्स्ट जो है विद डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑन स्कल्पचर, आर्ट और आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में बताया गया है हमारे एंशियंट लिटरेचर में। एग्जाम्पल, टेम्पल स्कल्पचर वर्कड फॉर जनरेशन टू अचीव परफेक्शन। टेम्पल स्कल्पचर आप देखेंगे तो बड़े अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं और बाकायदा ज्योमेट्री से बने हुए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास हेरिटेज है जो देखने को मिलती है। शिप बिल्डिंग हेरिटेज भी हमारे पास में है। स्टेज शिप पहले यूज होते थे, वुडन प्लैंक्स होते थे जिनको रस्सियों के साथ बांधा जाता था, कॉर्ड्स के साथ बांधा जाता था। 2000 साल पहले से सोचिए हम लोग शिप्स को यूज करते थे, नाव बनाते थे, जो स्ट्रांग होती थी, फ्लेक्सिबल होती थी और ओशन में हम लोग ट्रेवल कर सकते थे। डिक्लाइंड आफ्टर अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन 16th सेंचुरी, बाद में ये जो स्टेज शिप्स थे ये डिक्लाइन हो गए जब यूरोपियंस अराइव हुए, क्योंकि इनके पास जो शिप्स थे वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी उसमें ज्यादा थी, ज्यादा अच्छे हुआ करते थे, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो पीछे हो गई। कैपिटल की अब बात करेंगे तो अभी तक हम लोग ने जो बात करी वो सेकंड पॉइंट में थी, लेबर की। अब बात करेंगे हम लोग कैपिटल की। कैपिटल में क्या है, मैन मेड एसेट्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। रिफर्स टू मनी एंड एसेट्स, तो दो चीजों के बारे में कैपिटल बात करेगा, एक मनी के बारे में और एसेट के बारे में। जो प्रोड्यूस जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सर्विसेज क्रिएट करने में यूज होता है, जैसे मशीनरी हो गई तो ये भी एक कैपिटल है, टूल्स ये भी एक कैपिटल है, व्हीकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग्स, ये सब के सब कैपिटल है, ठीक है। दो टाइप के कैपिटल आपको देखने को मिलेंगे, एक फिजिकल कैपिटल होगा और एक फाइनेंशियल कैपिटल होगा। फिजिकल कैपिटल में क्या है, इक्विपमेंट हो गए, टूल्स हो गए, मशीनरी हो गए, मतलब जो हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब केवल पैसा, ठीक है, मनी, जो इन्वेस्टमेंट, मतलब जिसको इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिससे इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, टूल खरीदे जाएंगे, मशीनरी खरीदी जाएगी, पेमेंट किया जाएगा, तनख्वाह दी जाएगी लेबर्स को, तो वो सब क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल है। सोर्सेज ऑफ कैपिटल, अब कैपिटल के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कैपिटल कहाँ से आया होगा, तो हो सकता है पर्सनल सेविंग हो उस पर्सन की, फैमिली ने प्रोवाइड किया हो, फ्रेंड्स ने प्रोवाइड किया हो, ये हो सकता है। बैंक से हो सकता है लोन लिया हो, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड मनी, फिर उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है, ब्याज देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट से हो सकता है पैसा मिला हो, कंपनी सेल शेयर्स एंड पे डिविडेंड्स टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को वो प्रॉफिट देते हैं और उन अपने शेयर्स को वो सेल करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो यही करती हैं, स्टॉक मार्केट वाला काम, ठीक है। एग्जाम्पल, रत्ना बोरोड मनी फ्रॉम अ बैंक टू स्टार्ट हर रेस्टोरेंट, जैसे रत्ना थी तो रत्ना ने क्या किया था, बैंक से मनी को बोरो किया था, मतलब लोन लिया था अपना रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स दैट ब्रिंग्स टुगेदर। अब देखिए यही क्या कर रहा है, तीनों चीजों को साथ मिलाएगा, किसको किसको, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, इन तीनों चीजों को साथ मिलाने वाला कौन है, इंट्राप्रेन्योर है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप, और इसी से फिर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु, अब देखिए एंटरप्रेन्योर होता क्या है,
ये एक ऐसा पर्सन होता है जो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसके सॉल्यूशन क्रिएट करता है, रिस्क लेता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस लेता है, कब क्या कैसे करना है, ठीक है, ये सब बताता है लोगों को जो काम वहाँ कर रहे होते हैं। कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी थ्रू इनोवेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो इनोवेशन करता है। इनोवेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए पहले आपको पता होगा, जैसे ऑफलाइन पहले टीचिंग हुआ करती थी, ऑफलाइन पहले क्लासेस होती थी। कोविड के बाद आप देखेंगे अचानक से चीजें किसमें बदल गई, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तेजी से बढ़ गया। तो ये ऑफलाइन टू ऑनलाइन एजुकेशन अभी भी मिल रहा है, लेकिन इसको प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इनोवेशन है। कि अब लोगों को कहीं जाना नहीं है, घर बैठे उससे अच्छी सुविधा मिली जा रही है, उससे अच्छे टीचर्स मिले जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है इनोवेशन। बात करते हैं स्टार्टअप की। तो स्टार्टअप क्या होता है, अ स्मॉल बिजनेस एमिंग फॉर रैपिड ग्रोथ यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो देखिए स्टार्टअप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से ग्रो करेगा, ठीक है। और छोटा बिजनेस होता है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, छोटा बिजनेस है, ठीक है, जो रैपिड ग्रोथ देगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्नोलॉजी यूज होगी। एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जमशेद जी टाटा की, जेआरडी टाटा की। ये फाउंडर है टाटा एयरलाइंस के, ठीक है, जिसको एयर इंडिया भी कहा जाता है। एक्सपैंडेड इंडस्ट्रीज, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड किया, स्टील बनाए, कार बनाए, पावर बनाए, ठीक है, चाय पत्ती तक अब बनती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इनके बारे में कि ये बिजनेस तो करते थे, उसके साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी विश्वास करते थे। मतलब बिजनेस तो करिए, लेकिन साथ ही साथ आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पर भी काम करना चाहिए, ठीक है। केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए, और जो गरीब लोग हैं, जो लेबर सेक्टर है, उनके लिए भी काम करना चाहिए। इनकी मेनली सोच हुआ करती थी, बहुत अच्छी सोच थी ये। इनको भारत रत्न दिया गया था 1992 में। स्ट्रेस्ड गुड वर्किंग कंडीशंस एंड एथिक्स, इन्होंने दो चीजों पे मेनली स्ट्रेस किया है। पहला कि वर्किंग कंडीशन जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, और एथिक्स पे वर्क करना चाहिए, लोगों को एथिक्स अच्छे होने चाहिए। लेसन्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स, अब इनके लिए मतलब जितने भी एंटरप्रेन्योर है उनके लिए लेसन क्या है, इनके इनसे मतलब क्या सीखने को मिलता है। तो हार्डवर्क सीखने को मिलता है, इनोवेशन पे बात करनी चाहिए, इनोवेशन से रिलेटेड कुछ करना चाहिए लोगों को। एथिक्स पे फोकस जरूर करना चाहिए, अनएथिकल काम नहीं करना चाहिए। सोशल कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, मतलब सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आप पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सोसाइटी को कुछ नहीं दे रहे हो तो फिर उस पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं होता है। कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख लिए तो आप सोचते हैं कि सब कुछ हो गया, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो कंटिन्यूअस लर्निंग यही है। टेक्नोलॉजी की बात अगर करी जाए तो इम्पोर्टेंट है इनेबलर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का इनेबलर मतलब प्रोडक्शन को इनेबल यही करता है मेनली टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टेक्नोलॉजी से ही होती है। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, स्पीड बढ़ाएगा, एक्यूरेसी इम्प्रूव करेगा प्रोडक्शन में। एग्जाम्पल दिया गया, जैसे आप देखते होंगे आजकल यूपीआई से पेमेंट होता है, ठीक है, तो यूपीआई से पेमेंट आप कर सकते हैं किसी को भी। जीपीएस हो गया लॉजिस्टिक्स के लिए, कहीं पे आपको ट्रेवल करना है, ठीक है, सामान कहीं से कहीं पहुंचाया जाता है तो लॉजिस्टिक्स उसी को ही कहते हैं, तो उसके लिए जीपीएस का इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर में। अब कैसे इस्तेमाल हो रहा है, जैसे फर्टिलाइजर है, मैन्योर्स है, उसको स्प्रेड करना है फील्ड में, तो पहले पर्सन स्प्रेड करता था, वही काम ड्रोन कर रहा है। सर्जरीज के लिए रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है, रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं। और यहाँ तक कि जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर दिल्ली में बैठा हुआ है और उसको सर्जरी करनी है गुड़गांव में, ठीक है, गुरुग्राम में उसको सर्जरी करनी है, तो ये रोबोट की मदद से यहाँ तक सर्जरी कर सकता है। मतलब यहाँ से वो रोबोट को ऑपरेट कर रहा होगा और सर्जरी कहाँ हो रही होगी, गुड़गांव में हो रही है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है। सम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज, कुछ पुरानी टेक्नोलॉजीज जो आज भी यूजफुल है, जैसे पुली हो गया, व्हील बैरोज हो गए, तो ये आज भी यूजफुल हैं, देखने को मिलती हैं। अब एजुकेशन और जॉब्स में टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो ऐसे स्वयं प्लेटफॉर्म है, तो ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो फ्री कोर्सेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेशनल कैरियर सर्विसेज की बात करी जाए तो ये क्या है, गवर्नमेंट पोर्टल है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, मतलब नौकरी वोकरी निकलती है, इसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको नौकरी जब निकलेगी तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, अगर आप उस लेवल के होंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। हेल्प स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स गेन स्किल्स नॉलेज एंड जॉब्स अक्रॉस इंडिया, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं। हाउ आर फैक्टर्स कनेक्टेड, मतलब जितने भी फैक्टर्स थे वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। तो ऑल फैक्टर्स जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी आर इंटरडिपेंडेंट,
ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं ये। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में अगर देखा जाए, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हैंडीक्राफ्ट, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? तो देखिए, लेबर इंटेंसिव क्या हुआ, जिसमें लेबर ज़्यादा चाहिए होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में लेबर ज़्यादा चाहिए, कंस्ट्रक्शन में लेबर ज़्यादा चाहिए, हैंडीक्राफ्ट में भी लेबर ज़्यादा चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव में पैसा ज़्यादा चाहिए, जैसे सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री हो गई, तो उसको सेटअप करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में आपको पैसा लगाना पड़ता है। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है, गाड़ी वाड़ी वाली, वो उसमें पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है। सैटेलाइट प्रोड्यूस करना है तो कोई तो अपने घर में सैटेलाइट प्रोड्यूस नहीं कर लेगा, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्किल, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होती है, और इन सब चीज़ों में ज़्यादा पैसा लगता है। सप्लाई चेन क्या होता है? तो नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो ये मेनली सप्लाई चेन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को सप्लाई करना, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। तो पहला क्या है? रिसर्च एंड डिज़ाइन न्यू फीचर, नए फीचर को डिज़ाइन करना है। एक लैंड एक्वायर करना है, फैक्ट्री को सेटअप करना है, रॉ मटेरियल लेके आने हैं, कंपोनेंट्स को असेंबल करना है, क्वालिटी टेस्ट करनी है, पैकेज और डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इतना सारा काम होता है जो करना पड़ता है। ह्यूमन एफर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी आर इन्वॉल्व एट एवरी स्टेप। तो हर एक स्टेप में आप देखेंगे ह्यूमन एफर्ट और एनर्जी की मतलब टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए? तो पहला, एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी? तो पहला, जो भी बिजनेसेस हैं वो रिसोर्सेज यूज तो करें, लेकिन रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए, नहीं कि ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या उसको एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, लेदर फैक्ट्रीज इन तमिलनाडु कॉज वाटर पोल्यूशन। अब आपको पता होगा वाटर पोल्यूशन का मेनली कॉज क्या है? लेदर इंडस्ट्रीज है, चाहे वो तमिलनाडु में हो चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो। उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है, ठीक है, उसका मेन पोल्यूशन का रीजन क्या है? कानपुर की और आगरा की लेदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इम्पोर्टर्स, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट दिया गया है, इम्प्रॉपर डिस्पोजल अगर स्मार्टफोन्स का किया जाता है तो उसमें से टॉक्सिक मेटल्स निकलते हैं, जैसे मरकरी हो गया निकलता है, और भी कई सारे, कैडमियम हो गया निकलता है, तो ये सब टॉक्सिक मेटल्स होते हैं। और जब ये ग्राउंड वाटर मिल जाते हैं तो ग्राउंड वाटर के पोल्यूट कर देते हैं और बहुत सारी डिजीज बन जाती हैं उससे। प्रोड्यूसर शुड अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो क्या है इंपॉर्टेंट कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, वेस्ट को रिसाइकिल करना चाहिए और पोल्यूशन को प्रिवेंट करना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिजनेसेस की, किसके लिए? इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्स के लिए। अब बात करते हैं वर्कर्स और एम्प्लॉय के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो बिजनेसेस शुड इंश्योर, तो क्या इंश्योर करना चाहिए इनको? फेयर कॉम्पनसेशन, मतलब ठीक ठाक तनख्वाह होनी चाहिए, कॉम्पनसेशन अच्छा दिया जाए। वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी, कि वर्किंग कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है, ठीक है, 8-8 घंटा काम कराया जा रहा है और रेस्ट 5 मिनट का नहीं दिया जा रहा है, टॉयलेट करने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा है, टॉयलेट्स ही नहीं है, साफ नहीं है, बड़ी बुरी कंडीशन है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उसको अनसेफ वर्किंग कंडीशन कहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अगला क्या है? वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट भी करना किसका काम है? बिजनेसेस का काम है। वर्क प्लेस राइट्स और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को रोकने का, ठीक है, स्टॉप करने का काम किसका है? बिजनेस का ही होता है। एक इम्पॉर्टेंट और बात दी गई है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर की। अब सीएसआर लॉ जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था 2014 में। कंपनीज मस्ट स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2% अपना एवरेज प्रॉफिट जो है कंपनीज को स्पेंड करना पड़ेगा। और ये जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज कितने साल का लिया गया? लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज लिया गया, उसका 2% जो है प्रॉफिट का, उसको सोशल वेलफेयर में यूज करना पड़ेगा। सोशल वेलफेयर क्या क्या हो सकते हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो सकता है, एम्प्लॉय वेलफेयर हो सकता है, लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकता है। तो इन सब में उस पैसे को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, इस पूरे चैप्टर में हमको क्या देखने को मिला। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे एक साथ में काम करते हैं, और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ दीज फैक्टर्स विद सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। तो इससे क्या पता चला हम लोग को? ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग इन फैक्टर्स को एफिशिएंटली यूज करेंगे
तो क्या होगा, मतलब सोशल और एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल होके इसको अगर यूज़ किया जाए, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और बेटर फ्यूचर हमारे कंट्री का, हमारे वर्ल्ड का बना रहेगा। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हम लोग ने डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपका डाउट जरूर सॉल्व कर दिया जाएगा। और बाकी के जो पीडीएफ हैं, बाकी के जो नोट्स हैं, वो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, प्रोविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।